जरा सोचिए, भारत में कुछ ऐसी झीलें, दलदल और नदियां हैं जिन्हें दुनिया का खजाना माना जाता है। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर हमारे गर्म तटीय किनारों तक, ये हैं भारत के रामसर वेटलैंड्स। ये सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये ऐसे इकोसिस्टम हैं जो जीवन के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें एक ग्लोबल पहचान मिली है। आज हम यही समझेंगे कि इस पहचान का असल में मतलब क्या है। तो आज हम कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये रामसर आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि भारत के वेटलैंड्स कितने अलग-अलग तरह के हैं और इनमें बसने वाली कमाल की जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं और आखिर में हम उन खतरों और कोशिशों पर नजर डालेंगे जो इनके भविष्य को तय कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। आखिर ये रामसर वेटलैंड होता क्या है? इसका राज इसके नाम में ही छिपा है। तो सवाल ये है कि किसी भी वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण का दर्जा क्यों मिलता है? यह सिर्फ खूबसूरत होने की बात नहीं है, इसके पीछे एक ग्लोबल मान्यता है जिसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, इसकी कहानी 1971 में ईरान के एक शहर रामसर से शुरू होती है। सोचिए, दुनिया भर के देश इन जरूरी जगहों को बचाने के लिए एक साथ आए। उन्होंने एक संधि पर दस्तखत किए। अब जब किसी भी जगह को रामसर साइट का नाम दिया जाता है तो ये एक वादा होता है, एक ग्लोबल वादा कि हम इसे बचाएंगे और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। ये प्रकृति और इंसानों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा, जब आप वेटलैंड शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कोई दलदली जमीन या कोई झील? भारत की रामसर साइट्स आपको दिखाएंगी कि ये तस्वीर असल में कितनी ज्यादा रंगीन और मुतनव्वे है। मिसाल के तौर पर मणिपुर की लोकटक झील को लीजिए, एक कुदरती अजूबा जो अपने तैरते हुए द्वीपों, जिन्हें फुमडी कहते हैं, के लिए मशहूर है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और फिर दूसरी तरफ है हीराकुंड जलाशय, इंसानी इंजीनियरिंग का एक विशाल नमूना जो अब एक बहुत जरूरी वेटलैंड का भी काम करता है। और ये विविधता यहीं नहीं रुकती। जरा इन दो जगहों के बारे में सोचिए। एक तरफ हम लद्दाख में 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर त्सोमोरिरी झील तक पहुंचते हैं और फिर हम सीधे समुद्र के किनारे तमिलनाडु के पिचवरम मैंग्रोव में उतरते हैं, जहां पेड़ खारे पानी नहीं जीते हैं। ये वाकई में भारत के लैंडस्केप की अविश्वसनीय रेंज को दिखाता है। जगहों की ये विविधता सीधे तौर पर जुड़ी है जिंदगी की उस जबरदस्त समृद्धि से जो इन जगहों पर फलती फूलती है। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, ये जिंदगी से भरे हुए अभयारण्य हैं। 4,23,000 हेक्टेयर सुनने में ही कितना बड़ा आंकड़ा लगता है ना? यह सुंदरबन वेटलैंड का आकार है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि यह इलाका कितना विशाल होगा, जो नदियों और छोटी छोटी धाराओं के एक उलझे हुए जाल से बना है। और इस विशाल भूल भुलैया के अंदर कुछ कमाल के जीव रहते हैं। सुंदरबन दुनिया का इकलौता मैंग्रोव है जहां बाघ रहते हैं, और ये कोई आम बाघ नहीं है। इन्होंने शिकार के लिए तैरना तक सीख लिया है। यहाँ इरावदी डॉल्फिन और मुश्किल से नजर आने वाली फिशिंग कैट जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी रहती हैं। ये सचमुच एक वर्ल्ड क्लास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सुंदरबन के विशाल फैलाव से आइए एक पल के लिए एक और हैरान कर देने वाले नंबर पर ध्यान दें। 1,74,128। ये गुजरात की नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी में सर्दियों के दौरान गिने गए पक्षियों की औसत संख्या है। सोचिए, एक ही जगह पर लगभग 2 लाख पक्षी। ये इन वेटलैंड्स की जिंदगी को संभालने की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। और ये सिर्फ यहीं रहने वाले पक्षी नहीं हैं। कई पक्षियों के लिए तो ये वेटलैंड्स एक लाइफलाइन की तरह हैं। इन्हें आप प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़े हवाई हाईवे पर जरूरी पिट स्टॉप की तरह समझ सकते हैं। नाजुक सारस क्रेन से लेकर गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों तक ये जगहें उन प्रजातियों को पनाह और खाना देती हैं जो जिंदा रहने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। ये वेटलैंड्स इंसानी जिंदगी से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और हमें ऐसी सेवाएं देते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये स्लाइड असल में दिखाती है कि ये इकोसिस्टम हमारी जिंदगी में कितनी गहराई से समाये हुए हैं। कलकत्ता के ठीक बाहर वेटलैंड्स शहर के गंदे पानी को कुदरती तौर पर साफ करते हैं। सोचिए, एक जीता जागता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। केरला में सस्ताम खट्टा झील
5 लाख लोगों को पीने का पानी देती है। कर्नाटक में अगनाशिनी एस्चुअरी हजारों परिवारों का पेट पालती है और बिहार में काबरताल वेटलैंड एक बड़े स्पंज की तरह काम करता है जो हमें बाढ़ से बचाता है। ये सब अनमोल मुफ्त की सेवाएं हैं। लेकिन इतने सारे फायदों के बावजूद इन जरूरी इकोसिस्टम का भविष्य बिल्कुल पक्का नहीं है। वो एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके हैं और उन पर कई तरह के दबाव हैं। खतरों की ये लिस्ट लंबी है और चिंता की बात यह है कि ये जानी पहचानी लगती है। हमारे खेतों और शहरों से निकलने वाला प्रदूषण पानी को जहरीला बना रहा है। जलकुंभी जैसी बाहरी प्रजातियां यहाँ की असली जिंदगी का गला घोंट रही हैं और जैसे जैसे हमारे शहर और खेत फैल रहे हैं, ये जरूरी जगह सिकुड़ती जा रही हैं। यह एक राष्ट्रव्यापी संकट है। और ये सिर्फ कोई किताबी खतरा नहीं है, इसके असली नतीजे होते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को ही देख लीजिए। ये आप कह सकते हैं कि संकट में फंसी रामसर साइट्स की एक डेंजर लिस्ट है। राजस्थान के मशहूर केवलादेव नेशनल पार्क को 1990 में पानी की कमी और चराई की वजह से इस लिस्ट में डाल दिया गया था। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। लेकिन कहानी में सिर्फ निराशा नहीं है, उम्मीद भी है। दशकों से इन्हें बचाने की कोशिशें चल रही हैं और कामयाबी की कहानियां भी हैं। ओडिशा की चिल्का झील को देखिए, वो भी मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पर थी, लेकिन सही एक्शन लेने की वजह से उसे सफलतापूर्वक ठीक किया गया और लिस्ट से हटा दिया गया। ये साबित करता है कि जब हम कोशिश करते हैं तो हम सच में बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? आखिर में सब कुछ संतुलन पर आकर टिक जाता है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत और एक विकासशील देश के तौर पर अपनी मांगों के बीच एक रास्ता निकालना होगा। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करना चाहेंगे। क्या ये वेटलैंड्स अनमोल खजाने हैं जिन्हें हर कीमत पर बचाना चाहिए, या ये ऐसे संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल हमारी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।